हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लो इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे अपना 12th सीबीएसई अकाउंटेंसी का कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना 12th क्लास का सिलेबस देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या है, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं देखेंगे, जब तक हमें अपने चैप्टर की इंपॉर्टेंस का भी नहीं पता होगा, जब तक हम ये भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे हमें कौन से टॉपिक को कंसंट्रेट ज्यादा करना है, कौन से टॉपिक को कंसंट्रेट कम करना है। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि ये कंसंट्रेट हमें किसे कम करना है, किसे ज्यादा करना है, ये हमारी थिंकिंग ही गलत है। ऐसा कभी हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए कि हमारा ये 10th मार्क्स का चैप्टर है तो ये कम है, इसे हमें नहीं देखना है, इसे हमें कम पढ़ना। ये 30 मार्क्स का चैप्टर है तो हमें इसे ही पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल हमें अपने माइंड में नहीं रखना है। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं उनके कभी 100 मार्क्स नहीं आते हैं, वो बच्चे बहुत कम मार्क्स पर रह जाते हैं। आपको अगर कोई चैप्टर हमारा 1 मार्क्स का भी है, ये तो 10 मार्क्स का हमारा चैप्टर है, बहुत ज्यादा है, मैं कहता हूं 1 मार्क्स का भी कोई चैप्टर है तो उसे भी हमें उतनी ही सीरियसली लेना होता है जितना हमारा 20 मार्क्स का या 30 मार्क्स का कोई भी चैप्टर होता है। हर चैप्टर को हमें इक्विवेलेंट देना होता है। ऐसे नहीं होता है कि इस चैप्टर को हम नहीं पढ़ेंगे, यह चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें हर चैप्टर को देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूं 12th क्लास का क्या है। एक्चुअली 12th क्लास का सिलेबस हमारा 5 जगह डिवाइड है, जिसमें हम देखते हैं एनपीओ हमारा एक फर्स्ट चैप्टर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एक्चुअली एनालिसिस लिखा हुआ है लेकिन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लास्ट हमारा इसमें प्रोजेक्ट वर्क आता है, जिसे आप जानते हैं 20 मार्क्स का है। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने नाम सुना होगा, इसे कुछ लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें इसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कई नामों से हम इसे जानते हैं। 10 मार्क्स का हमारा ये चैप्टर है। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का हमारा ये चैप्टर है। तो एक्चुअली ये कोई चैप्टर अपने आप में कोई कम नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकंड वॉल्यूम, ये दोनों हमारे बुक के फर्स्ट वॉल्यूम में आते हैं। सेकंड हमारा आता है 30 मार्क्स की 12th क्लास में पार्टनरशिप। अपने आप में आप देखते हैं पार्टनरशिप के अंदर 6 से 7 चैप्टर हैं। ये चैप्टर इस बार थोड़ा सेग्रीगेट कर दिए, 2 चैप्टर अलग कर दिए हैं, तो इसलिए हमारे 7 चैप्टर हैं पार्टनरशिप के। 3 चैप्टर्स हमारे कंपनी के हैं, जो 20 मार्क्स की हमारे एग्जाम में आती है, जिसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट थर्ड बुक हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यानी लास्ट हमारा जो है, यहीं से एक्चुअली ये बुक हमारी 40 मार्क्स की होती है। यहीं से हमारा प्रोजेक्ट वर्क भी आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट वर्क, जिसे हम कहते हैं 40 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स में हमारा एग्जाम होता है, 20 मार्क्स में हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट वर्क हमारा 3 जगह डिवाइड होता है। अगर आप देखेंगे, एक हमारा प्रोजेक्ट फाइल, जो आपसे स्कूल में फाइल बनवाई जाती है, उसमें बेसिकली हमारे 3 टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं। वो तीनों आपको बनाने होते हैं, जो आपको 4 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं हमारे? 4 मार्क्स के जो हमारे होते हैं। यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होता है हमारा 12 मार्क्स का। ये अपने अपने स्कूल में कई बार चेंज हो जाता है, कुछ 8 और 4 का दे देते हैं, कुछ 6 मार्क्स के भी दे देते हैं, 2 क्वेश्चन। उसमें कैश फ्लो होता है, रेशियो एनालिसिस, या कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। आप देखेंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम, उसके बारे में मैं सब बताऊंगा। वाइवा लास्ट टॉपिक हमारा, इसमें 4 मार्क्स का वाइवा होता है, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एग्जामिनर आता है, आउटसाइडर होता है, स्कूल का नहीं होता है, वो आपसे वाइवा लेते हैं, फाइल, रिटर्न टेस्ट सब वही लेते हैं। तो आपको अपनी 100% प्रिपरेशन रखनी है इन सभी फुल कोर्स के लिए। देखो, अगर आप इस क्लास को पढ़ेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का एक भी मार्क्स कम आएगा। ऑनलाइन स्टडी में तो आप देखते हैं कि कई बार और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। ऑनलाइन स्टडी तो बेस्ट स्टडी है हमारा, तो ये प्लेटफॉर्म है। इससे बेहतर तो आज के टाइम में कुछ है ही नहीं
क्योंकि अगर आप वैसे भी किसी टीचर्स की क्लास लेते हैं तो उसमें हो सकता है एक बच्चा थोड़ा धीरे समझना चाहता है, एक फास्ट समझना चाहता है, तो इसमें आप दोनों काम अपने कर सकते हैं। कोई बच्चा फास्ट समझना चाहता है, कोई टॉपिक इजी लग रहा है, तो वो अपनी स्पीड बढ़ाकर उसे, आप देखते हैं, जानते हैं आप लोग, इसमें ऑप्शन होते हैं, बढ़ा सकते हैं स्पीड, फास्ट कर सकते हैं। कोई स्पीड, कोई चैप्टर आपको 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, तो ये आप इसे रिपीट कर सकते हैं, जबकि ऐसा ऑफलाइन स्टडी में नहीं हो पाता। ये आप देखते हैं, तो जो हमारी ऑनलाइन स्टडी है ये हमारा बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है। ऑनलाइन स्टडी हमारा सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट, अब हम अपना चैप्टर देखेंगे। तो यह आपका सिलेबस, आप इसे देख सकते हैं, यह आपका सिलेबस है। यहां पर ये इस स्लाइड को आप देख लें, यहां से आप इसे कैसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो अब अपना फर्स्ट चैप्टर डिसाइड करते हैं हम, दैट इज एनपीओ। चैप्टर फर्स्ट 12th क्लास का कितने मार्क्स का बताया था मैंने अभी? ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स में चैप्टर बताया था, 10 मार्क्स। चैप्टर फर्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स एनपीओ या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसी चैप्टर को किस नाम से भी हम जानते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहीं से इसे हम एनपीओ भी बोल देते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, या फिर हम इसे एक और नाम से भी जानते हैं, आपने कभी सुना होगा, नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉन ट्रेड यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार नहीं करती हैं, दैट मीन्स यहां व्यापार नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स यहां पर प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यहां पर व्यापार नहीं है या फिर यहां पर प्रॉफिट नहीं है, ये हम एक माइंड में सेटअप बना लेते हैं। अब आपने कई बार सुना होगा, पहले टाइम में ना हम कुछ लोग नाम रख देते थे, ये बुधवार को हुआ जिसे बुद्धू कह दो। अब एक्चुअली क्या आप उसे कहेंगे? इसमें माइंड नहीं है, इसमें दिमाग नहीं है, ये बुद्धू ही है। नहीं, वो तो हमने उसे एक नाम दे दिया है उसके बेसिक ऑब्जेक्ट से या किसी रीजन से। तो यहां पर भी हमारा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली ये वे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है। कैसा ऑब्जेक्टिव होता है? नॉन प्रॉफिट, यानी वे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमाती हैं। नॉन ट्रेड, जो व्यापार नहीं करती हैं। भाई, तो फिर व्यापार नहीं करती हैं तो क्या करती हैं? एक्चुअली ये वे संस्थाएं हैं जो व्यापार नहीं करती हैं, बल्कि ये सारी संस्थाएं व्यापार न करके समाज सेवा करती हैं। क्या करती हैं? समाज सेवा करती हैं। यहाँ ऐसी बहुत सारी संस्थाएं आपने देखी होंगी, जैसे आपके मोहल्ले में कोई RWA होगा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। दैट मीन्स उनका ऑब्जेक्टिव कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव होता है समाज की सेवा करना। है समाज सेवा, ताकि हमारा समाज अग्रसर हो, ऑर्गन डेवलप हो, आगे बढ़े। कई तरीके से इन लोगों का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। कोई चाहती है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, समाज हेल्दी हो, जैसा भी हो। दैट मीन्स इनका मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या? प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ये सभी संस्थाएं, आपको एक बात सबसे पहले ध्यान रखना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। वे ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो फिर चलो जरा हम देखते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन की क्या डेफिनेशन हमारी आती है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर की या इस नाम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्लियरली लिखा है दोज ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी संस्थाएं which has not objective of earning profit, which has not objective of earning profit, यानी वे ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ऐसी सभी ऑर्गेनाइजेशन हमारी
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। इसमें आप कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि सम एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ, यानी आप इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे स्कूल को हम ले सकते हैं, स्कूल हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कॉलेज हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हॉस्पिटल्स हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। स्पोर्ट्स क्लब हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे RWA, ये सभी हमारी कैसी है, ये हमारी संस्थाएं में है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। अच्छा, तो फिर हम बात करें तो फिर इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऐसा कुछ आपने देखा है क्या भाई? फिर इनका ऑब्जेक्टिव है क्या इन संस्थाओं का? हम देखते हैं इन संस्थाओं का ऑब्जेक्टिव है क्या। अगर इन संस्थाओं का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो फिर ऑब्जेक्टिव है क्या इन? क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा दोज ऑर्गेनाइजेशन विच हैज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये वे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो फिर क्या है, तो देखो नीचे लिखा है इट हैज मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सर्विस। क्या इनका मेन ऑब्जेक्टिव? पब्लिक सर्विस इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, किस टाइप की? देखो लिखा अबाउट कल्चर, कल्चर के लिए हमारा, एजुकेशन के लिए हमारी, समाज के हेल्दी होने के लिए, रिलीजियस के लिए, इट बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इसमें आपको इसके लिए नहीं देखना कि किसका क्या, जिसका जो भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बस उसका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। उनका ऑब्जेक्टिव कैसा होना है हमारा? बस प्रॉफिट कमाना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होना है। उनका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो अबाउट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट से नहीं होना है बस। तो फिर कुछ भी क्या भाई, कुछ भी क्या, लोगों का मर्डर करना नहीं होना उनका ऑब्जेक्टिव। क्या हमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज करनी? नहीं, इलीगल भी नहीं करनी है। ऑब्जेक्टिव उनका होना है लीगल होना है। जैसे समाज को एजुकेशन, शिक्षित बनाना चाहते हैं, समाज को हेल्दी बनाना चाहते हैं, समाज को धार्मिक रूप से समाज को चलाना चाहते हैं, इस टाइप के कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इसमें। अच्छा भाई, अच्छा देखो, मैं भी ये एक बात मैं आपसे भी करता हूं। जैसे कुछ बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर स्कूल है या उसमें आप हॉस्पिटल भी ले सकते हैं। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों का पूछा जाता है। स्कूल भी हो सकते हैं, इसमें हॉस्पिटल भी होते हैं, अक्सर आप देखते हैं। बिल्कुल, ये कुछ बच्चे मानते हैं कि सर स्कूल का क्या सामाजिक ऑब्जेक्टिव है, स्कूल तो खूब फीस लेता है। आप एक बार चले जाओ, 10,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीना। सर कहां कम ले रहे हैं? इनका ऑब्जेक्टिव तो देखते ही ये लगता है कि नहीं, बस इनका ऑब्जेक्टिव तो आप बस जाओ पैसे निकाल लो। हॉस्पिटल, सर आप एक बार बस एडमिट हो गए, देखो सर 5-7 लाख का बिल बने बिना आ जाए तो बताना, और फिर आप कहते रहे प्रॉफिट कहां कमा रहे हैं। भाई बात तो आपकी सही है, हम इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन आप एक बात बताओ, इस पूरी डेफिनेशन में हमने कहां पढ़ा कि इनका ऑब्जेक्टिव समाज सेवा करना है? ये तो हमने देख लिया, इनका ऑब्जेक्टिव समाज सेवा करना है, लेकिन ऐसा कहां लिखा पूरी डेफिनेशन में या किसी बुक में कि फ्री में समाज सेवा करना है? भाई सोचो जरा, आपने इतनी बुक्स पढ़ी होंगी, अभी आप पढ़ेंगे भी, आगे देखेंगे आप, पूरी बुक आप पढ़ना, जो बुक भी जिसके पास उसमें पढ़ना, उसमें किसने लिखा कि फ्री में समाज सेवा करेंगे? भाई ऐसा किसी ने नहीं कहा कि फ्री में समाज सेवा करेंगे। अब भाई स्कूल है, चलो हम मानते हैं। अब स्कूल हमारे दो टाइप के आ जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट है। अब ये कुछ बच्चे हमें कह रहे हैं कि सर गवर्नमेंट तो एनपीओ हो सकते हैं, लेकिन सर प्राइवेट वाले एनपीओ कैसे हो जाएंगे? अरे भाई हम यही तो बता रहे हैं, हम आपको यही तो बता रहे हैं कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ऑब्जेक्टिव को ध्यान देना है ना आपको, उनकी फीस को ध्यान को ही देना है। आपको उनकी फीस ध्यान नहीं देनी है कि वो 10,000 रुपए ले रहे हैं, 5,000 रुपए नहीं। आपको उनका क्या ध्यान देना है? हमें उनका ऑब्जेक्टिव ध्यान देना है।
हमें ये देखना है कि इन संस्थाओं का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब चाहे उसमें संस्था कोई भी हो और किसी भी टाइप की संस्था हो सकती है, ऐसा इसमें नहीं, कहीं नहीं कहा गया हमें कि हमें यही देखना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था हो सकती है, ऐसी हमें कोई प्रॉब्लम में नहीं है। यानी पैसे लेकर करो या बिना पैसे के करो, बस आपको यह बात ध्यान रखनी है कि समाज सेवा करो। पैसे लेकर कर लो तो अच्छा, फ्री में कर लो तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या करो, अगर आपको एनपीओ चलानी है तो कैसे, बस अपना ऑब्जेक्टिव ये रखो कि सर हमारा प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी देखो प्रॉफिट, अब पैसा आता है तो फिर बुरा किसे लग रहा, भाई पैसा आएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा तभी तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इनकी। अगर यहाँ पैसा ही नहीं आता तो फिर हम अकाउंटिंग क्यों करते, फिर तो चैप्टर अकाउंटिंग में होता ही नहीं ना, फिर तो चैप्टर कहीं और होता, बिजनेस में होता, कहीं भी होता, लेकिन यहां क्यों होता फिर ये चैप्टर यहां पे नहीं होता। तो यहां पर तो भाई पैसा आएगा या पैसा जाएगा, तभी आप देखते हैं अकाउंटिंग में क्या चीज लिखते हैं, यही तो हम लिखते हैं कि कहीं पैसा आना जाना होगा तभी हम लिखेंगे, अन्यथा हम इसे नहीं लिखते यहां पर। तो इसीलिए हम इसे यहां पर लिख रहे हैं, इसीलिए चैप्टर हमारा यहां पर है। ठीक है, ये देखो मैं इसे फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, आप इसे देख सकते हैं यहां पर, ये सब तो आप फिर से एक मिनट इसे देख सकते हैं। यानी दैट ऑर्गेनाइजेशन विच हैज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका अर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सम एग्जांपल्स, अच्छा एक स्टूडेंट कह रहा है सर टेंपल, अब सर टेंपल भी तो यही होते हैं। हाँ, हमने कहा भाई, हमने कब मना किया टेंपल नहीं है, कह रहा अच्छा टेंपल का क्या ऑब्जेक्टिव है, सर टेंपल का भी ऑब्जेक्टिव है, इसने कहा था ना रिलीजियस, रिलीजियस है ना, आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अनुमति है, इसमें मना कौन कर रहा है, आप टेंपल बना सकते हैं। टेंपल का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या कोई ऐसे कोई है कि आप वहां से पैसे कमाना है, दान चढ़ेगा आप उधर खाएंगे, नहीं ऐसा कोई है भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। देखो इसमें आप सबके देखते हैं, सबके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे देखो स्कूल का ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है, कॉलेज का ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है, हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव हेल्दी रखना है हमें, ताकि हमारा समाज स्वस्थ रहे, बीमार ना हो, पीड़ाओं से ग्रस्त ना हो। स्पोर्ट्स क्लब के तो दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आपका एंटरटेनमेंट भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, देश को स्पोर्ट्स में बढ़ावा भी देना हो सकता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इनके। सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आप देखते होंगे, आपके गली मोहल्ले में कुछ बना रखी होंगी कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर, मैं सोचते हैं कि भाई गली टूटना, ये सब काम की कंप्लेंट या ये सब काम हम करवाएंगे आपसे। तो इस तरीके की हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अक्सर चलती रहती हैं। ठीक है भाई, ये समझ में आया सबको। यानी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वे ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। अब देखते हैं हम फिर से वही क्वेश्चन है, वैसे तो ये एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा है ना, मेन फीचर्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ के मेन फीचर क्या हैं, एनपीओ के मेन यानी इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या विशेषताएं हैं। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में, एक्चुअली आजकल आपके क्वेश्चन आने हैं ना इस टाइप के, आप जानते होंगे, वो मैं पेपर डिस्कस करूंगा किसी क्लास में कि कितना, कौन सा कितने क्लास का आना है, कौन सा कितने मार्क्स का आना है, मैं थोड़ा सा डिस्कस यहां पर इसे करूंगा। अब देखें मेन फीचर्स यानी इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। भाई सबसे पहली विशेषता, वहीं से तो हमें विशेषता लेनी है, विशेषताएं कोई हमें अलग से कोई बना, देखो यहीं से निकालनी है सारी चीजें, इसकी डेफिनेशन से ही यहीं से देखो, इन्हीं में से निकालनी है, अलग से देखो यहीं इन्हीं वर्डों का यूज हम इनके फीचर्स में करेंगे। देखो इसने क्या कहा, पब्लिक सर्विस, वहां पे हमने कहा था भाई देखो क्या, नोट ऑब्जेक्टिव, यानी इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो क्या हुआ भाई, समाज सेवा हुआ। तो फर्स्ट फीचर क्या हुआ हमारा, पब्लिक सर्विस, दैट मीन्स क्या हुआ भाई, समाज की सेवा करना हमारा इनका ऑब्जेक्टिव हुआ है, यानी क्या, समाज सेवा, पब्लिक सर्विस करेंगे हम। ठीक है। सेकंड, ओनरशिप, इनकी ओनरशिप किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती है, कोई एक पर्सन नहीं होता। आप देखते हैं इनकी ओनरशिप ट्रस्टीज होते हैं, मेंबर्स होते हैं इनके, यही लोग इन्हें चलाते हैं। इसमें मिनिमम होते हैं कि इतने मेंबर बनेंगे, 7 बनेंगे, जितने बनेंगे वो सब जब आप एनपीओ का भी इस पे वर्क करेंगे तो आप पढ़ेंगे, तो इनकी सबकी ना ओनरशिप कोई एक सिंगल पर्सन इनका ओनर नहीं होता है बेसिकली।
नॉन प्रॉफिट अर्निंग, ये तो अपने अब तक सारी कहानी हमने इसीलिए तो पढ़ी है, सारी कहानी हमने इस पे ही तो पढ़ी है। नॉन प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट अर्निंग, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉट प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे हम, बस कैसे भी करें सरकार ने फीस लेंगे। अरे फीस लेने को कौन मना कर रहा? फीस लेने के लिए नहीं कहा हमने, ये नहीं कहा कि फ्री में, नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव हमारा ऐसा है जिसमें हम इनके बस समाज सेवा है। मैनेजमेंट बाय ट्रस्टी और मैनेजिंग कमेटी, अभी हमने बताया जो इनका मैनेजमेंट होता है इनके ट्रस्टीज का मैनेजमेंट करते हैं, जो इनकी मैनेजिंग कमेटी होती है वही इनका मैनेजमेंट करते हैं। ट्रस्टी मतलब जो लोग इनमें पैसा लगाते हैं, इनके मेंबर्स होते हैं, वही इसकी मैनेजमेंट भी करते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लास्ट पॉइंट, देखो फीचर्स आप इसमें और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जो शॉर्ट में लिखा है क्योंकि एक्चुअली 12th CBSE में हमारा कोई लॉन्ग थ्योरिकल क्वेश्चन बेसिकली नहीं आना है, हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 1-1 मार्क्स के हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए वो सब हमें नहीं लेना है, तो इसलिए हमने शॉर्ट में फिनिश किया हमने इसे फंड्स बाय डोनेशन। अब मेन लास्ट फीचर्स क्या, इनका जो फंड होता है भाई, देखो मिस्टर मासना आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस, पढ़ा है ना आपने, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10,000, ₹1 लाख, जितना मर्जी आप, तो उसमें क्या होता है, मिस्टर एक्स है, लो भाई ये 1 लाख रुपए लगाया, बिजनेस स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई मिस्टर एक्स का बिजनेस है, मिस्टर एक्स का ऑब्जेक्टिव है। आगे आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप, इसी में 12th क्लास में पढ़ेंगे पार्टनरशिप, यानी 2-3 लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, चलो भाई 2-3 लोग मिलकर पैसा लगा देंगे। आगे भी आप इसमें पढ़ेंगे भाई कंपनी, चलो भाई जो कंपनी के मेंबर्स हैं वे पैसा लगा देंगे। लेकिन एनपीओ में पैसा कौन लगाता है? तो इनमें पैसे का मेन फंड, यानी हमारे फंड का सोर्स क्या है? डोनेशन, ये आपको ध्यान रखना है। एंट्रेंस फीस, आगे हमें इनकी एक एक की कैलकुलेशन भी पढ़नी है। इनकम का मेन सोर्स क्या हमारा? डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, दैट मीन्स चंदा जिसे आप कहते हैं, फंड्स बाय डोनेशन, दैट मीन्स ये संस्थाएं चलती कहां से हैं? ये संस्थाएं चलती हैं दान से, ये संस्थाएं चलती हैं एंट्रेंस फीस से, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना भाई। इनमें कोई व्यक्ति काम कर रहा, माना स्कूल का प्रिंसिपल है, उसे पैसा तो चाहिए ना, स्कूल में टीचर्स हैं वो लोग भी तो पैसा उन्हें खर्चे के लिए तो चाहिए ना बनने, अगर सारे वो फ्री में सेवा करेंगे फिर पैसा कहां से आएगा? उनके बच्चे कहां जाएंगे फिर भाई? वो भी तो कहीं ना कहीं से खाएंगे ना, तो पैसा तो उन्हें भी चाहिए। वहां पर भाई साफ सफाई वाले हैं, उन्हें सैलरी देनी है, सबको पैसा तो चाहिए ना। तो पैसा आता कहां से है इन ऑर्गेनाइजेशन में? इन ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता है यहां से, डोनेशन से, एंट्रेंस फीस से, सब्सक्रिप्शन से, इन्हीं सब जगह से यहां पर पैसा आता है। तो अभी हम देखते हैं, अब जब बात पैसे की है तो भाई जब पैसे की बात है तो यहीं से स्टार्ट होती है हमारी अकाउंटिंग। क्या स्टार्ट होती है? अकाउंटिंग। भाई जब पैसा आएगा तो अब आपको हिसाब रखना पड़ेगा, जब पैसा आएगा तो आपको हिसाब रखना पड़ेगा। हिसाब रखना पड़ेगा मतलब देखना पड़ेगा इसमें आपको कि कितना पैसा कहां से आया है, कहां पैसा लगा है, जो मेंबर्स हैं उनकी जेब से तो कुछ नहीं गया है, या उन्होंने ज्यादा तो नहीं बचा के रख लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग गा रहे हैं समाज सेवा और पैसा खाए जा रहे हैं। तो ऐसा भी तो भाई गवर्नमेंट का, अब जब इन्होंने कहा हम समाज सेवा के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं तो फिर किसी ना किसी का ऑब्जेक्टिव, किसी ना किसी का टारगेट तो हो जाता है इन्हें देखना। तो इसलिए यह चैप्टर अकाउंटिंग में है और यहाँ पे हमें इनके अकाउंटिंग यानी इनके फंड के लेन देन का ब्यौरा हमें रखना है। दैट मीन्स हमें इनके लिए भी अकाउंटिंग करनी है। तो जब हमें अकाउंटिंग करनी है तो फिर क्या करेंगे भाई? हम इसमें क्या करेंगे? अरे अकाउंटिंग करनी है, दैट मीन्स हम इसमें अकाउंट्स बनाएंगे, जर्नल वगैरह वो सब तो आपने पढ़ा है। तो देखो इसमें कौन कौन सी अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम अकाउंटिंग क्या करते हैं, दैट मीन्स कौन कौन से अकाउंट हमें इसमें
बनाने हैं। ये सब तो हमें देखना है ना, तभी तो हमें समझ में आएगा, तभी तो हमारे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये नहीं है कि इससे पहले जो पढ़ा उसमें से नहीं आता, नहीं, उसमें से भी आता है भाई, उसमें से भी आता है। 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, कहीं से भी मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं होता कि मार्क्स नहीं, वहां से भी आते हैं। आज कैसे, ये हमें देखना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इसमें 3 अकाउंट्स बेसिकली बनते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। दैट मीन्स देखो, कोई भी अकाउंटिंग यही कहती है कि भाई पैसा आया कहां पर, गया कहां पर। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। दैट मीन्स रिसिप्ट, आपकी रिसिप्ट कितनी हुई है और आपकी पेमेंट कितनी हुई है, इसका ब्यौरा रखने के लिए हम, दैट मीन्स वैसे तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक चैप्टर पढ़ा था आपने, वो चैप्टर पढ़ता है कैश बुक। हम इसे सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ध्यान होगा 11th क्लास में लेजर में आपने एक बनाया था कैश अकाउंट, हम इसे कैश अकाउंट की तरह भी मान सकते हैं। दैट मीन्स उसी के बदले हुए नाम है, आप ये समझ लीजिए बस। ये जो हमारे कैश बुक या कैश अकाउंट का ही एक बदला हुआ, लेकिन हाँ कैश बुक में समझो तो सिंगल कॉलम, डबल टिबल नहीं है यहां पर, यानी बिल्कुल इजी, सबसे इजी चैप्टर है। देखो कितना इजी है। बच्चे में रोते रहते हैं सर एनपीओ समझ नहीं आता, एनपीओ समझ नहीं आता। एक्चुअली बेटा चैप्टर तब समझ में नहीं आता है जब हम, देखो मैं आपको 2 बातें बताता हूं अकाउंट्स में जो मेन प्रॉब्लम होती है कि एक तो बच्चे क्लास बीच में से लेते हैं। आप कहीं भी पढ़े, मेरी क्लास हो, किसी की भी क्लास हो, जो बच्चे बीच में से क्लास लेते हैं वहां अकाउंट समझने में प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे हमारे पास भी पढ़ने आते हैं, हम भी कहीं पढ़ाते हैं, तो बच्चे सीधे कहते हैं सर सवाल करवाओ ना, सवाल। अरे भाई जब तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं बन पाएगा तो फिर सवाल का क्या फायदा, सवाल आपको समझ में ही नहीं आएगा। कुछ बच्चे तो समझते ही अच्छा अकाउंट्स मतलब न्यूमेरिकल, उसमें थ्योरी का कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। थ्योरी भी आपको समझनी है वहां पर, उसमें थ्योरी के बेस पर ही आप उसका कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। जब तक आप थ्योरी उसकी नहीं समझेंगे तब तक आपको चैप्टर समझ में मुश्किल आता है, या फिर हम कहें नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए हमें थ्योरी को भी 100% कंसंट्रेट करना है, उसी के भी पर हम कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं। नेक्स्ट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट है इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये हमारा कैसे बनता है, आपने जैसे 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं वही है, नहीं नहीं, उसके जैसा है। दैट मीन्स आपको ध्यान रखना है वो बातें भी, हमें वो बातें भी ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो बस भूल गए, खत्म, नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको उसे भी ध्यान रखना है। वैसे कोई बच्चा ये ना सोचे कि मुझे 11th में नहीं पढ़ा था तो भाई मुझे नहीं समझ में आएगा। नहीं नहीं बेटा, तब आप यहां पे नहीं पढ़े थे, तब आप पढ़ लो इंडिया पे नहीं पढ़े थे, तब आपको समझ नहीं आया था। अब आप देखो, अब आपको बस आपको क्लास कंप्लीट लेनी है, बस आपको यह ध्यान रखना है, बस आप क्लास का ध्यान रखना, क्लास आपको बीच में से ड्रॉप नहीं करनी है। फिर समझ में आने की हमारी गारंटी है, और जब समझ में आएगा तो फिर 100 आउट ऑफ 100 की तो गारंटी बनी जाती है। दैट मीन्स अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना, आपको कंप्लीट स्टडी करनी है, आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो आपने पढ़ी है, वही बैलेंस शीट है, कोई नई बैलेंस शीट नहीं होती है। बैलेंस शीट एक ही है हमारी, जिसमें आप इस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे, एसेट्स लायबिलिटीज, ध्यान है ना आपको, एसेट्स लायबिलिटीज, यही बैलेंस शीट है। तो दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि जो हमने 11th में पढ़ा था, एक्चुअली इसीलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया है, ये भी एक फाइनल अकाउंट्स है। ये कौन सा, फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स तो आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें एडजस्टमेंट थी। तो बस सिंपल बिल्कुल वही चैप्टर है ये, लेकिन बस वहां पर आप कर रहे थे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाती थी। अब हम उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि इन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट कमाना होता था। ठीक है, चलो स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले अपना इसे पढ़ते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट को। चलें फ्रेंड्स, ठीक है।
ये रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये आपने पढ़ा है? नहीं, अभी कहाँ पढ़ा, अभी पढ़ रहे हैं हम इसे। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, हेडिंग आपको ध्यान रखना। देखो इन छोटी छोटी बातों पे बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, तो कई बार उन्हें आपको देखना है कि हमारे मार्क्स ना कटे। इसके लिए मैं आपको छोटी छोटी बहुत सारी ऐसे बातें बताऊंगा जिसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। कई बार मैं कुछ बच्चों को देखता हूं, उन्हें 100% सब कुछ आता है, कुछ भी पूछो आता है, तो लेकिन उनके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते हैं। ये भी मैं अपनी क्लास में बीच बीच में डिस्कस करता रहूंगा कि ऐसा क्या है। आप ये समझें कि एग्जाम में मार्क्स लाना भी एक टेक्निक है। यानी मैं ये कहूंगा कि नॉलेज होना कंपलसरी है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपको नॉलेज है तो आपके 100% मार्क्स आएंगे। नहीं, प्रेजेंटेशन। यह मैं जब हमारा सिलेबस कोर्स खत्म होगा तो उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगा मार्क्स लाने के टेक्निक क्या है, कैसे हमारे मार्क्स आते हैं, हमें एग्जाम पेपर को सोल्व कैसे करना है। अभी तो हमें सिर्फ ध्यान देना है इसे समझने पर, अभी हमें ध्यान देना है सिर्फ इसे पढ़ने पर। तो देखो हम देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। सबसे पहले आपको हमेशा कोशिश करनी है कि ये जो हम लेटर लिखते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही हम लिखें। जो नाम होता है किसी भी अकाउंट्स का, जो उसका हम किसी कैपिटल लेटर में यूज करें। अब हमारी ये लाइन, बच्चे अक्सर, आप सबसे पहले क्या गलती करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें ये सब नहीं लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट। देखो यहां पर भी नहीं है डेबिट क्रेडिट। ये चीजें हम फॉर्मेट, एक्चुअली सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मेट। हम बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये नहीं बनाएंगे कुछ भी, बस सीधा सीधा लिख दिया। और फिर एग्जाम में भी यही होता है आपके साथ में। फिर आप क्या करेंगे, एक बार फॉर्मेट बनाएंगे, फिर 1 मिनट देखेंगे, अच्छा सही है क्या, फिर 1 मिनट, दैट मींस वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या कर देंगे आप, वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम खराब करेंगे और कुछ नहीं है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस जब करेंगे फॉर्मेट को नहीं ध्यान रखेंगे। मैं आपको ही बता रहा हूं, आप भी ऐसे ही करोगे, यानी फॉर्मेट नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जो बच्चा फॉर्मेट में एंट्री नहीं करेगा, जो बच्चा फॉर्मेट में प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो ये भी मेरी एक बात ध्यान रख ले कि उसके मार्क्स भी 100% नहीं होंगे। तो हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो शुरू से ही हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है जैसे हम एग्जाम में ही है, बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल एग्जाम देने के लिए ही बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम नहीं, यानी आपको हर क्वेश्चन को एज ए एग्जाम मान के चलना है। तो फ्रेंड्स, तो देखो अब हम आगे चलते हैं, तो हम इसे पढ़ते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, ये लाइन आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में बार बार। फॉर द ईयर एंडेड क्या मतलब है इस लाइन का? देखो ये अकाउंट था रिसिप्ट, यानी आपको रिसिप्ट लिखनी है। ये बता रहा पेमेंट, यानी आपको पेमेंट्स लिखनी है। फॉर द ईयर एंडेड, उस वर्ष के लिए लिखनी है। यहां ये नहीं लिखा 6 मंथ एंडेड, क्या लिखा, फॉर द ईयर एंडेड, उस वर्ष के लिए आपको लिखनी है। ये कौन से वर्ष के लिए लिखनी है? उस वर्ष के लिए। कौन से वर्ष के लिए? फॉर द ईयर एंडेड। किस वर्ष के लिए? ये हम यहां पर डेट लिखते हैं। जैसे आपको लिखना है यहां पर 31 मार्च, अगर आपका ईयर एंड होता है 31 मार्च 2020, क्या लिखा आपने, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। अब इसमें हमें देखना क्या है, देखो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी, हमें देखना है इसमें क्या देखना है, हमें ये देख लेना रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में क्या देखना है, हमें ये देखना है। दैट मीन्स इसने क्या कहा कि सारी रिसिप्ट, आप बिल्कुल आंख मीच के बैठ जाएं और बस ये ध्यान रखें ये डेबिट ये क्रेडिट, और जो भी पैसा रिसीव हो रहा है किसी भी साल के लिए है, आने वाले 10 सालों के लिए है, पिछले 10 सालों के लिए है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कोई फर्क नहीं। तो बस आपको देखना रिसिप्ट हुआ है, आंख मीच के रिसिप्ट हुआ है, कहां से आया है, कैसे आया, कोई मतलब नहीं है, बस जैसे भी आया उस चीज को आपको लिख देना है। दैट मीन रिसिप्ट। और रिसिप्ट में हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये क्या है हमारा, ओपनिंग बैलेंस है। ये कौन सा है हमारा, ओपनिंग बैलेंस है ये हमारा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। दैट मीन जैसे हमने पिछले साल से इस साल आए होंगे तो जो पिछले साल का क्लोजिंग था, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, वही बैलेंस। माना 5000 है और ये 10,000 बैंक में, कितना हो गया हमारा 15,000। समझ में आया? बिल्कुल आया जी, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। बस ऐसे ही सवाल समझ में आते चले जाएंगे, आप देख लेना।
फिर सब्सक्रिप्शन, दैट मीन्स पैसा आया, सब्सक्रिप्शन चंदा, यही ऑर्गेनाइजेशन की, वैसे में एक एक की कैलकुलेशन भी अभी आप पढ़ाएंगे, इसमें हम 2-3 तो मेन कैलकुलेशन है, जैसे सब्सक्रिप्शन हुआ, डोनेशन हुआ, एंट्रेंस फीस हुआ, लाइफ मेंबरशिप फीस हुआ, ये तो हमारे मेन 4 टॉपिक हैं इसमें, तो इन्हें तो हमें बहुत कंसंट्रेट करना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, इनमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो इन्हें हमें देखना है। सब्सक्रिप्शन चंदा, यहां पे जितना माना आपको 1 लाख मिला है, जितना मिला आप लिख देंगे। डोनेशन आपको कितनी, माना आपको 50,000 मिला, ये लो भाई आप लिख दोगे। एंट्रेंस फीस जितनी भी मिली है, कह रहे सर पिछले साल की, अरे भाई मैं बता रहा हूं ना, आपने 2020 के लिए बना रहे हो आप, तो उसकी टेंशन मत लो। कह रहे सर मुझे 2021 के लिए मिला, हाँ मिला है ना, बस आपको ध्यान रखना। रिसिप्ट सर 2025 के लिए दे दिया किसी ने, हाँ कोई बात नहीं। सर किसी ने 2017 के लिए दिया मुझे, कोई बात नहीं। आपको क्या ध्यान रखना, सिर्फ रिसिप्ट कितना हुआ है बस। आने वाले साल के लिए हो, इससे अगले साल के लिए हो, कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ देखना रिसिप्ट कितना हो रहा है। ये सब में एंट्रेंस फीस कितनी, लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी, ग्रांट आपको गवर्नमेंट से कितनी मिली है, ये सब आपको बस ये देखना है कि सर ये मुझे मिला है। डिविडेंड आपको कितना मिला है, ये सब आपको देख देना है। इंटरेस्ट मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो कितना मिला है, सब पे किसी पे कुछ भी मिला हो, किस पे क्या मिला है, ये सब हमें यहाँ पे इसमें लिख देना होता है। आपने एसेट्स बेच दी, बस पैसा आया है ना भाई, आपको ध्यान क्या रखना, एसेट्स बेच के आए, कुबाड़ा बेच कर आए, कुबाड़ा समझते हैं ना, स्क्रैप वेस्टेज, जैसे हमने पुराना न्यूज़पेपर बेच दिया, पुराना फर्नीचर बेच दिया, टूटा हुआ फर्नीचर, जो भी आपने किया वो सब आपको यहां पर लिख देना होता है। ठीक है, सब किसी भी साथ। इसी तरीके से सारी पेमेंट लिखनी है हमें, इसी तरीके से हमें क्या करना है, सारी पेमेंट लिखनी होती है। जैसे भाई आपने सैलरी दी है, बिल्कुल आप लिख दीजिए। आपने रेंट दिया, बिल्कुल आप लिख दीजिए। आपने पोस्टेज एक्सपेंस दिए, बिल्कुल आप लिख दीजिए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया, बिल्कुल आप लिख दीजिए। कोई असेट्स परचेज किया तो पैसा गया है ना, बिल्कुल आप लिख दीजिए। ऑनरेरियम, मानदेय भत्ता, बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मानदेय भत्ता। यानी आपको सिर्फ अभी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते समय क्या ध्यान रखना है, आपका पैसा आया है या आपका पैसा गया है, बस। अगर आपका पैसा आया है इधर, आपका पैसा गया है इधर। ठीक है फ्रेंड्स, सारा लिखने के बाद आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी आती होगी। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। अगर ये दिया है तो आपका अकाउंट्स इक्वल आ जाएगा, नहीं दिया है तो इसमें से कोई ना कोई एक फिगर बैलेंसिंग फिगर से नहीं। समझ में आया? बिल्कुल, मैं समझता हूं समझ में आया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकता है, ऐसा नहीं है। आगे भी चलते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक क्वेश्चन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का, सबको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये आप होमवर्क समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क में है, इसे आपको होमवर्क देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से आपको बनाना है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईयर एंड डेट 31 मार्च 2020। फॉर दी भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि फॉर दी वो बच्चा सोचा गलत कर, नहीं ऐसा नहीं है, वो अकाउंटिंग है हमारी। इतनी हमें ग्रामेटिकल यहाँ पे ये नहीं मैं कहूंगा कि गलत लिख दें, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको उसे लेके बैठ जाए, नहीं। हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड करने का वर्क हमारा होता है, हमें उसे कंसंट्रेट करना है। तो देखो, ओपनिंग कैश बैलेंस आपको पता आ जाएगा डेबिट में, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में। ये किधर जाना है, सैलरी, सैलरी आपकी किधर जानी है, क्रेडिट में, क्योंकि पैसा गया होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड है आपका, किधर आना है आपका, डेबिट में, क्योंकि पैसा आया है। डोनेशन आपने बताया था, डोनेशन इनकी इनकम का मेन सोर्स होता है। किसी भी एनपीओ में अगर डोनेशन के सामने पेमेंट और रिसीव्ड ना लिखी हो तो दैट मीन्स आपको मान लेना है कि हमें रिसीव्ड हुई है। बिल्डिंग परचेज में पैसा गया है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा लिखा हुआ है, ऑनरेरियम में गया, म्युनिसिपल टैक्स में गया, रेंट रिसीव्ड में पैसा आया है, इन्वेस्टमेंट परचेज में पैसा गया है। तो इन्हें आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।
बाकी आप देखो बच्चों, जो भी अपना होमवर्क करेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम भी रहेगी। तो आपको इसे थोड़ा सा रिवाइज करना है, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।